प्रधान गुरुद्वारा सरसैया घाट कानपुर सरदार रमेंद्र सिंह जी, संरक्षक गुरुद्वारा प्रबंध समिति रायबरेली सरदार अवतार सिंह छावड़ा जी, सरदार डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति सरदार त्रिलोचन सिंह जी, गोरखपुर से यहां पर पधारे सरदार जगनेन्द्र सिंह नीटू जी, मुजफ्फरनगर से हमारे यहां पर पधारे सरदार सुखदर्शन सिंह वैदी जी, ब्लॉक प्रमुख पीलीभीत और वहां के चेयरमैन सरदार गुरुभाग सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा बहराइच सरदार मनदीप सिंह वालिया जी, उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे सभी यहां पर उपस्थित बंधुगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से
गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नया उत्साह है। इसकी नींव में इस शहादत है, वह बलिदान है जो चार साहबजादे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करते। और यही कारण है कि सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हर काल, हर परिस्थिति में वह अपनी आप के अस्तित्व को बनाए रखता है, और यही तो हम सब देख रहे हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिस इतिहास पर वर्तमान भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी है। आज जब हम 350 शहीदी दिवस कार्यक्रम के व्यापक अभियान को लेकर के, संदेश यात्रा को लेकर के यहां से चल रहे हैं, याद करना, जब हम आगे बढ़ते हैं तुम्हारे सामने चुनौती भी उतनी कठिन होती है। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नागा हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना,
हिंद और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है, और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं, वह एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वह सफल भी होती है। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर कीर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके उपरांत तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए। बाल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने जब कोविड कालखंड में प्रारंभ किया, तो वीर बाल दिवस का आयोजन 26-27 दिसंबर के अवसर पर करते हुए यहां पर आवाज उठी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस आयोजन को आयोजित करने का निर्णय लिया, और अब यह एक अपने आप में राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। इतिहास को ऐसे ही जीवंत बनाया जाता है।